हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद एकता। बेटा आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट विच इज़ लैंड रिसोर्सेज। ठीक है। अब बच्चों जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस सेक्शन नहीं देखा इस चैप्टर का, तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दैट इज़ पार्ट 1 विच इज़ कवर टिल कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपको सारा वो रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लैंड रिसोर्सेज से। अब रिसोर्स हमारे पास कितने सारे हमने रिसोर्सेज स्टडी किए पिछले वीडियो के अंदर। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज की कैसे वैरायटी है, कहाँ पे रिसोर्स है तो कहाँ पे टेक्नोलॉजी की एब्सेंस है। ठीक है, तो वो हम सब कर चुके। रिसोर्स प्लानिंग कर ली, कैसे प्लान करना है, एवरीथिंग। अब लैंड जो है ना बेटा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लेकिन अभी क्या है ना, ये लिमिटेड रहे। लिमिटेड मतलब आपके पास 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है। ठीक है, एंड दिस इज़ द लैंड जिसके ऊपर आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़ करनी है। अब लैंड क्या कर रहा है बेटा, हमारे को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोग इतनी इंडस्ट्रीज बिल्डअप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय लैंड इन इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, राइट। नेक्स्ट बेटा, लैंड इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ utmost importance and it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो होती है ना, ये सारी की सारी जितनी भी हमारी नेचर है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, वेजिटेशन है, ये सब लैंड के ऊपर ही पॉसिबल है। ठीक है, लैंड जो है ना वो अर्थ का 30% सरफेस है, बट सारा का सारा जो लैंड है ना वो यूजेबल फॉर्म में हमारे पास नहीं है। उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, पाई चार्ट की है कंपैरिजन, वो स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो ये बेसिकली लैंड रिसोर्स को आपको समझना है कि लैंड को हम किस तरह से बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल तरीके से बेटा प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। इंडिया जो है ना, दैट हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स होते हैं आपके अलग अलग, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, डेजर्ट्स। ठीक है, तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स की बात करें तो बेटा 43% लैंड जो है ना वो कौन सी कैटेगरी में आता है, प्लेन एरिया में। ठीक है, जहाँ पे आप इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सब एक्टिविटीज़ वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, माउंटेन्स की तरफ चले तो बेटा वो 30% लैंड ऑक्यूपाई कर रहा है हमारा टोटल कंट्री का जितना लैंड है। और माउंटेन्स में तो आपको पता है पेरिनियल फ्लो रहता है, कुछ रिवर्स जो हैं वो सारा साल बहते रहते हैं। ठीक है ना, और फिर वो टूरिज़्म के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप भी तो छुट्टियां होती हैं तो भागते हो ना कि चलो हिल स्टेशन चलते हैं, घूम के आते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं। तो उसके साथ साथ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी कि आपकी बायोडाइवर्सिटी, आपका इकोलॉजिकल बैलेंस को भी माउंटेन्स मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बाकी बचा बेटा 100 में से वो है 27% एंड दैट बिलोंग्स टू द प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू होता है ना जो रेज लेवल लैंड होता है अर्थ से। ठीक है, फ्लैट उसकी टॉप रहती है और उसके अंदर स्टोर हाउस है, कितने सारे रिजर्व्स हैं, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास वैरायटी है रिलीफ फीचर्स की। इंडिया के अंदर जो लैंड है उसको हमने किन किन सेक्शंस के अंदर हमने स्टडी किया, माउंटेन्स एंड प्लेन्स एज वेल एज प्लेट्यू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ लैंड यूटिलाइजेशन। अब बच्चों ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ना इसके अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एक छोटा सा 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अच्छे से समझ लेते हैं कि इनकी कैटेगरीज को कैसे यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है। देखो आपके पास जो लैंड है ना, लैंड को यूटिलाइज करना का मतलब क्या होता है कि लोगों को जो लैंड अवेलेबल है वो कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, एज अ रिसोर्स हम उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैसे आपका टोटल मैंने अभी आपको बताया ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका लैंड एरिया है इंडिया के अंदर। जोग्राफिकल इतना एरिया है हमारे पास। अब ये कितने कितने अलग अलग फॉर्मेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पहली कैटेगरी है जिसको लैंड में जिससे हमने अपने लैंड को यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर हमारे पास लेट्स से ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है ना, इस लैंड में से कुछ हिस्सा जो है ना बेटा वो फॉरेस्ट के अंदर ऑक्यूपाइड है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है, मतलब बेसिकली आपने क्या देखना है कि लैंड को हमने यूटिलाइज कैसे किया, कहाँ पे हमने लैंड को प्रॉपर वेजिटेशन के साथ या फार्मिंग या एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ यूज़ किया और कहाँ पे लैंड हमने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ रखा है। ठीक है, तो ये बेसिक कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपको इसको समझना है। तो पहला तो हो गया कि कुछ हिस्सा जो है आपकी कंट्री में वो फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड एरिया है। ठीक है, जंगल है, वहाँ पे वेजिटेशन है, खूब वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट मिल रहा है, सब चीज़ें हमें मिल रही हैं। सेकेंड आता है बेटा लैंड नॉट अवेलेबल
अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब कुछ लैंड है ही नहीं हमारे पास, कुछ पोर्शन लैंड का जितना हमारे पास जोग्राफिकल एरिया है उसमें से वो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि एक कैटेगरी क्या बोलती है, वन इज़ बैरन एंड वेस्ट लैंड, मतलब बंजर ज़मीन है, वेस्ट लैंड पड़ा है एकदम, उसको मतलब यूटिलाइज कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है। And the second category says the land put to non-agriculture uses, example buildings, roads and factories, ठीक है। तो ये दो कैटेगरीज होगी। एक लैंड आपने ऐसा छोड़ दिया जो पड़े पड़े बंजर होगी ज़मीन, उसकी सॉइल की जो एक फर्टिलिटी रहती है, जो उसकी एक नेचर होती है जिसके अंदर उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने आप ख़त्म हो गए, डिप्लीट हो गई, ठीक है। उसकी सारा का सारा जो कॉम्पोजिशन था वो सब एकदम बिगड़ गया, वेस्ट लैंड हो गया, ठीक है। बाकी लैंड जो था कल्टिवेशन के लिए, लेकिन अब आपने क्या किया ना, उसको अपने अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया, वहाँ पे आपने बिल्डिंग्स बना दी, सड़कें बना दी, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर दी, तो वो बेसिकली आपने लैंड छोड़ा ही नहीं कल्टिवेशन के लिए, ठीक है। हो सकता है मे बी लेट्स से 50 साल पहले, 60 साल पहले हो सकता है वो ज़मीन पे हम लोग खेती करते होंगे, ठीक है, उस टाइम की ज़रूरत थी। लेकिन अब जैसे जैसे कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो कर रही है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग कंक्रीट जंगल्स बना रहे हैं, यानी कि सड़कें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, वो उस तरफ की हमारी डेवलपमेंट जो है ना वो चल पड़ी है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। एक तो हो गया कि फॉरेस्ट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है कुछ पोर्शन है कि हमारे पास लैंड है ही नहीं अवेलेबल कल्टिवेशन के लिए। कुछ होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब लैंड है, उस पर कल्टिवेशन हो सकती थी लेकिन हमने उस पर कुछ और ही कर दिया। अब इसके अंदर क्या है ना, फेलो लैंड नहीं आएगा। अब फेलो लैंड बेटा मैं आपको आगे समझाती हूँ, तो पहले इस कैटेगरी को समझ लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है ना, आपने पहली कैटेगरी पढ़नी है विच इज़ परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। एक ऐसा लैंड जहाँ पे जानवर जो है वो घास चरने चले जाते हैं, ठीक है। तो वो लैंड हो सकता है हम लोग कल्टिवेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जानवरों की वहाँ पे ग्रेजिंग हो रही है, तो वो परमानेंटली वो पास्चर लैंड बन जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया भी आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, फिर वापस इसको मैं आपको एक बारी उसके साथ कोरिलेट कर दूंगी। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि बहुत बड़ा लैंड पड़ा हुआ है, किसी कॉलोनाइजर का बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे ना अलग अलग तरह के पेड़ उगे हुए हैं, मतलब कोई भी लोग जैसे वहाँ पे घूम रहे हैं, कुछ भी, मतलब कोई भी आप ऐसे वहाँ पे आप कह सकते हो कि लैंड पड़ा है, उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सकता था, लेकिन अभी वो ऐसे ही छोड़ा हुआ है उसको, ठीक है। सो दैट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ द अनकल्टिवेटेड लैंड। तीसरा अनकल्टिवेटेड लैंड कौन सा होता है बेटा, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड। एक ऐसा लैंड जिसको मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर से हमने छेड़ा ही नहीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, खेती बिल्कुल भी नहीं हमने करी वहाँ पे, ठीक है। वो पड़ा पड़ा क्या हो गया, वो भी खराब हो गया लैंड, ठीक है। इट कुड हैव बीन यूज्ड एज अ लैंड फॉर कल्टिवेशन फॉर फार्मिंग, बट इट वॉज नॉट यूज्ड, मतलब ये सोच के कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अभी हमने यहाँ पे कुछ कोई कंस्ट्रक्शन करनी है यहाँ पे, या हमने यहाँ बहुत सारे प्लॉट काट के आगे बेचने हैं, तो ठीक है कर लेंगे, साल 2 साल 3 साल हम लोग ये सोच के डिले करते रहे, तो वो पड़ा पड़ा क्या हो गया, अनकल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, वो है फेलो लैंड। अब फेलो लैंड समझ लेते हैं क्या होता है। देखो फेलो लैंड क्या होता है ना कि एक लैंड जो आपने कुछ समय के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया है ना, वो इसलिए छोड़ा कि चलो इसको थोड़ी देर जो है ना इस पर हम क्रॉप लगाई जा रहे हैं बार बार, तो मिट्टी जो है ना वो अपनी फर्टाइल न्यूट्रिएंट्स को मतलब यूज़ करी जा रही है, तो वापस से उसको रिप्लेनिश करना है मिट्टी को, तो थोड़ी देर के लिए लैंड को ना अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ फेलो लैंड, मतलब एक तरह का रेस्ट दे रहे हैं, रेस्ट पीरियड दे रहे हैं हम भी, भैया तू अपना आराम कर, अपनी वापस से ताकत रिगेन कर, फिर हम तुझ पे क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो क्या होता है ना, फेलो लैंड में क्या आता है बेटा, 2 तरह के लैंड्स आते हैं, इसको समझ लो। पहला है करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड का मतलब क्या है, लेफ्ट द लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब आपने 1 साल या 1 साल से कम अगर उसके ऊपर किसी भी तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस नहीं करी तो वो आपका फेलो लैंड हो गया, ठीक है, आपने उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया, समझ गए बेटा। अब फेलो लैंड में दूसरी कैटेगरी क्या है, अदर देन करंट फेलो, मतलब करंट फेलो के अलावा भी एक दूसरा लैंड होता है, और वो लैंड हमने क्या किया, उसको हमने पिछले 1 से 5 साल के बीच में अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया, ठीक है। एक बहुत बड़ा लैंड किसी का है, किसी भी इंडिविजुअल ओनर का एक बहुत बड़ा लैंड है, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसके पास, पता नहीं कितने एकड़ की ज़मीन है, बट उसने उसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करी ही नहीं, ठीक है। 1 से 5 साल के पीरियड के बीच में अगर हम उसको ऐसी अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं तो वो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट कम्स अंडर द सेकंड कैटेगरी ऑफ फेलो लैंड विच इज़ अदर दैन करंट फेलो लैंड, ठीक है। आई होप आपको फेलो लैंड क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब आगे चलते हैं बच्चों, दैट इज़ योर नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, यहाँ पे दो टर्म्स दिखेंगे आपको, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं और बेटा ध्यान से समझना बेटा, इसके ऊपर भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाते हैं। नेट सोन एरिया क्या हुआ, जैसे मान लो अगर आपका जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऊपर समझाया कि ठीक है ये फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड एरिया है, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट जो है एज अ लैंड हमारा यूटिलाइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। बाकी जो हमारा पोर्शन था विच वॉज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टिवेशन, कुछ हमारा फैलो लैंड आ गया, ठीक है। अब ये जितना एरिया यहाँ बचा ना, ये वाला एरिया कौन सा कहलाएगा आपका, ये वाला, ये दिस इज़ योर नेट सोन एरिया, ठीक है। अब ये जो नेट सोन एरिया ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि एग्रीकल्चर को एक बारी एटलीस्ट वंस अ ईयर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वहाँ पे रेगुलर, ठीक है। तो वो आपका नेट हो गया, मतलब नेट आउटपुट आ गई आपकी कि हमने भैया इस लैंड पे साल में एक बारी, वैसे तो 3 सीजन्स आते हैं ना, एग्रीकल्चर सीजन्स होते हैं, खारिफ हो गया, राबी हो गया और जैद हो गया। दिस यू विल स्टडी इन योर एग्रीकल्चर चैप्टर, ठीक है। तब हम जब वो शुरू करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, बट खारिफ राबी तो आप बहुत बारी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आपने क्या किया ना, आपने सिर्फ एक एग्रीकल्चर सीजन में एटलीस्ट साल में एक बारी अपनी वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी करी और जितना आउटपुट आया वो आपका नेट रिजल्ट आ गया, ठीक है। दैट इज़ योर नेट सोन एरिया। अब क्या हुआ ना, अगर किसी फार्मर के पास कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि उसके पास अगर एक्स्ट्रा कैपिटल है, तो वो क्या करेगा, वो ट्यूबवेल लगा लेगा, ठीक है। ट्यूबवेल लगाएगा और अपने क्या कहते हैं मानसून सीज़न में या कोई भी ऐसा सीज़न उसको जब लगे कि हाँ मैं खाली बैठा हूँ भैया, एक बार तो मैं ग्रो कर चुका हूँ, तो क्यों ना मैं इसको फिर से यूज़ करूँ लैंड को, वाई टू सेट आइडल। तो वो फिर से ना अपने उसी एरिया में, एरिया के कुछ हिस्से में एक और क्रॉप ग्रो कर सकता है, ठीक है, इफ़ ही हैज़ ऑल दी इनपुट्स। जब उसने उस एरिया पे क्रॉप ग्रो करी, तो वो जो नेट सोन एरिया हमने पहले कैलकुलेट किया था, उसके अंदर आप इस सेकेंड पोर्शन ऑफ द सीजन में जब उसने क्रॉप ग्रो करी, उसको आप ऐड ऑन कर दो, ठीक है। वो टोटल आपका बन जाएगा ग्रॉस। ग्रॉस मतलब आपका टोटल आउटपुट आ गया। नेट तो हो गया ना कि आपने साल में एक बारी ग्रो करी, नेट के अलावा साल में अगर आपने एक से ज़्यादा बारी ग्रो कर दी तो नेट को उसके साथ प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। दैट मीन्स एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का तो आपने मान लो रिजल्ट निकाल लिया कि भैया मेरे को तो यहाँ पे 10,000 क्विंटल मेरी जो है अनाज निकला है, ठीक है। अब अगर मैंने 10,000 क्विंटल अनाज रख दिया, प्लस मैंने अलग से उसी नेट सोन एरिया के कुछ पार्ट ऑफ द लैंड के अंदर एक और सीज़न में, एग्रीकल्चर सीज़न में मैंने फार्मिंग करी, उससे मेरे को आउटपुट आई लेट्स से 5,000 क्विंटल, तो मेरा ग्रॉस क्रॉप कितना हो गया, 10 + 5,000 क्विंटल, 15,000 क्विंटल जो मेरी वीट आउटपुट निकली वो मेरी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की आउटपुट कहलाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका लैंड यूटिलाइजेशन है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक एक कैटेगरी को मैंने आपको डिटेल में समझा दिया ताकि आपको लर्न करने में कभी भी कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखो हमने समझ लिया कि लैंड को हमने कैसे यूज़ किया। अब जब लैंड को यूज़ करते हैं ना, तो वो अलग अलग फैक्टर्स से डिटरमाइंड होता है। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं बेटा, एक होता है फिजिकल फैक्टर और एक होता है ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। अब फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाता है, दैट इज़ योर टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप। यानी कि अगर आप पर्टिकुलर लैंड की बात करो तो उसकी जो यूजेज है ना, वो डिपेंड करती है कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, कि यानी कि वहाँ का एक लैंडस्केप कैसा है, माउंटेनियस है, प्लेन्स है, प्लाट्यू है, ठीक है। क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, मिट्टी कैसी है, ठीक है। और ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन डेंसिटी, कितना ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है उस लैंड के ऊपर, कितनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है उस एरिया की, एंड व्हाट आर द कल्चर एंड ट्रेडिशंस फॉलोड बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड और दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा, आगे हम लोग स्टडी करेंगे आपके 2 पाई चार्ट्स को, जो कि अलग अलग 2 टाइम पीरियड्स के हैं। एक है 1960 एंड 61 का और एक है 2014 एंड 2015 का, ठीक है। ये 2 पाई चार्ट्स हैं बच्चे, इन दोनों को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। 1 मिनट। ओके, नाउ दिस इज़ वन कैटेगरी एंड दिस इज़ दी अदर कैटेगरी। तो अब इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या कंपैरिजन हमें समझाने की कोशिश की गई है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये आपका नेट सोन एरिया, ठीक है। दिस इज़ योर नेट सोन एरिया विच इज़ 45.26, ठीक है। अब यहाँ पे नेट सोन एरिया कितना है, 45.5
5%, ठीक है। तो मतलब नेट सोन एरिया में अभी हमने जस्ट फिनिश किया ना टॉपिक लैंड यूटिलाइजेशन, तो उसमें क्या होता है, जो लैंड हम क्रॉप्स ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखा जाए तो उसके अंदर ज़्यादा कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज़ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा लैंड अनकल्टिवेटेड पड़ा है, कुछ वेस्ट है, कुछ बैरन है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में है, तो ले दे के जितना बचा उसके अंदर हम उतनी ही फार्मिंग एक्टिविटी कर सकेंगे ना। इसलिए नेट सोन एरिया के अंदर जो इंक्रीज़ हुआ है वो बहुत ज़्यादा ट्रांजिशनल इंक्रीज़ नहीं किया गया, नहीं हुआ रादर, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे आपको फॉरेस्ट एरिया नज़र आएगा 18.11%, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कितना है 23.3%, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट आपको राइज नज़र आ रहा है ना। कम से कम इसके अंदर आपको 6 से 7% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। अब इसमें देखो क्या बेनिफिट मिला हमें बेनिफिट मिला यहाँ पे कि हमने इस चीज़ को समझा कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो हमारी सारी की सारी जो फॉरेस्ट के वैनिश होने से जो हमारी क्लाइमेट के ऊपर जो असर पड़ रहा है, जो हमारी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी पे असर पड़ रहा है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो हमारे इवन की रेन पैटर्न्स भी ख़राब हो रहे हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए लोगों ने अवेयरनेस के चलते बहुत सारे पेड़ लगाने वापस स्टार्ट कर दिए, मतलब एफॉरेस्टेशन की तरफ उन्होंने कदम उठाया, जिसकी वजह से हमारा फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज़ कर गया, ठीक है। अब बाकी कैटेगरीज भी बेटा बहुत सारी दे रखी हैं कि एरिया पहले नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में कितना था, दैट वाज 4.95%। अब नॉन एग्रीकल्चर यूज़ बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है बेटा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो उसकी नीड्स बढ़ेंगी ना। अगर आगे पहले 100 मकान होते थे, अब लोग 200 मकान बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग माइग्रेट कर रहे हैं गाँव से, अभी भी शहरों में आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका अदर यूज़ के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड है वो हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कंक्रीट जंगल जिसको हम बोलते हैं, वापस से मैं समझाऊंगी, वही चीज़ हम वापस यहाँ पे करने की प्रोग्रेस की तरफ चल पड़े, मतलब वो हमारी ग्रोथ वैसी हो रही है अब, है ना। इकोनॉमिकल ग्रोथ की तरफ बढ़ गए, इंडस्ट्रीज़ बन गई हैं, शहर बन रहे हैं, नए नए सड़कें बन गई हैं, रेलवे नेटवर्क क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ का लैंड है वो बहुत ज़्यादा, इसमें भी आप ऑलमोस्ट डबल द ग्रोथ देख सकते हो, ठीक है, कितना हमारा टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बाकी हमने परमानेंट पास्चर स्टडी के यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, 4.71%, और पास्चर लैंड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ लैंड हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है फॉर अदर पर्पजेज़, फॉर कल्टिवेशन। लेकिन जानवरों के ऊपर मुश्किल आ रही है। उनके ऊपर मुश्किल क्या आ रही है कि उनको भैया अपना खाना वाना जो था, जितनी उनको पहले मिलती थी नीड, अब वो अपनी नीड सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री इफेक्ट करेगी ना, ठीक है ना, उनकी रेयरिंग, उनकी ब्रीडिंग, दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड, ठीक है। बाकी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड की बात करें, अगेन आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर कितना दिया हुआ है, ठीक है। करंट फेलो लैंड भी आपको नज़र आ रहा है। फिर बैरन, आपको बैरन लैंड देखो कितना सारा है, ठीक है। बैरन लैंड जो है थोड़ा डिक्रीज़ हो गया, तो एटलीस्ट इस चीज़ की हमें राहत है ना, कि भैया बैरन लैंड जो था ना वो पहले बहुत ज़्यादा था, 12% था, अब सिर्फ 5.5% रह गया, है ना। तो एटलीस्ट इतना हो गया कि हमने उस बैरन लैंड को किसी तरीके से किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया, जिससे कि हमारा आउटपुट, हमारी जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाए, आगे इंक्रीज़ कर पाए, ठीक है। तो इस तरह से ये पाई चार्ट जो है ये आपको हर एक लैंड यूज़ की कैटेगरी को कंपैरिजन करने के लिए दिया गया है। तो मेन कैटेगरी जो है इसके अंदर, एक तो आपने करनी है फॉरेस्ट की करनी है यहाँ पे, और दूसरा आपने करना है नेट सोन एरिया, मतलब बेसिकली यही आता होता है पेपर के अंदर। और एक चीज़ और है इसके अंदर बेटा, वो ये आपका बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, जो कि कितना ज़्यादा ड्रॉप कर चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, जो कि अभी हम 2 बार ही मैं आपको बता चुकी हूँ, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। अब जो डेटा हमें मिला ना बेटा, वो हमें यही बताता है कि हमारे पास सिर्फ 93% ऑफ लैंड ही अवेलेबल है, क्योंकि कई ऐसी जगह से अभी तक हमें रिपोर्ट ही नहीं आई है, डेटा ही नहीं मिला। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, वहाँ कितना लैंड यूज़ हो रहा है, किस पर्पज़ के लिए, किस एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहा है, वो अभी तक हमें डेटा मिला नहीं है, ठीक है। और कुछ एरिया जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उस वजह से भी वहाँ का डेटा हमें पूरा नहीं मिला हुआ, ठीक है। एंड अगेन हमने देखा कि परमानेंट पास्चर का जो लैंड है वो डिक्रीज़ कर गया। अभी मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये परमानेंट पास्चर का लैंड कितना था, 4.7%, ये कितना रह गया, 3.3% रह गया, ठीक है। सो दैट हैज़ डिक्रीज। अब ये डिक्रीज़ कर गया तो कैटल पॉपुलेशन को फीड करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इट इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी सीरियस रेपरकशंस ऑन दी एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, मोस्ट ऑफ दी अदर दैन द करंट फेलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। जो बाकी बचा लैंड है आपका, ठीक है, जिसको आपने फेलो लैंड मतलब कल्टिवेशन वहाँ पे करी नहीं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब या तो वो बहुत पड़ा एकदम उसकी क्वालिटी एकदम डिटीरियोरेट कर गई, या अगर आप कोशिश करके उस पर अगर एक्टिविटी कर भी रहे हो फार्मिंग की, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, ठीक है। उस चीज़ को वापस से रीगन करने के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट उसके अंदर इनपुट जा रहा है, ठीक है। सो
these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years and if these are included in the net zone area, तो भैया हमारे नेट जोन एरिया की परसेंटेज कितनी बढ़ जाएगी 54%, ठीक है, जो तकरीबन 45% था वो 54 हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इन फैलो लैंड्स को कल्टिवेट कर सकते हैं, कम से कम साल में एक बारी करो, 2 साल में 2 बारी कर लो, कुछ तो करो ना, एटलीस्ट नेट जोन एरिया की प्रोडक्शन जो है वो जितना हो सकता है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो, ठीक है। अब पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया को कंपेयर करें ना बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका पेपर में, फिर से आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब पंजाब हरियाणा में देखो नेट जोन एरिया कितना ज़्यादा है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा खेती होती है, भरा पड़ा है, मतलब फील्ड्स ही फील्ड्स होती हैं पंजाब में, है ना, कितने सुंदर लगते हैं ना, हम लोग मूवीज़ में भी देखते हैं वो सरसों के खेत हैं, येलो कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं दूर दूर तक, है ना, कितनी सुंदर लगता है वो नज़ारा। तो 80% जो आपका लैंड है ना बेटा, टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा इज़ फॉलिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ नेट जोन एरिया, ठीक है। और अगर यही बात करें हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वहाँ पे सिर्फ 10% है, क्योंकि वहाँ का टोपोग्राफी फीचर ऐसा है ना, वहाँ पे थोड़ा से माउंटेन्स हैं, रगड माउंटेन्स हैं, लैंडस्केप ऐसा है कि जहाँ पे उसको हम पूरी तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखो फॉरेस्ट एरिया को भी स्टडी किया, फॉरेस्ट एरिया हमारा इम्प्रूव कर रहा है, क्योंकि हमें समझ आ गई है कि जितना हम फॉरेस्ट ग्रो करेंगे उतना हमारा क्लाइमेटिक जो ये डिक्लाइन हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, जिसका सीरियस इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, तो वो धीरे धीरे करके वो हमने उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो फॉरेस्ट एरिया जो एक्चुअली अभी डिज़ायर्ड परसेंटेज कितनी है 33%, उससे भी कम है। कितना कम है देखो, वापस से एक बार झलक मार लेते हैं। फॉरेस्ट एरिया आपका यहाँ पे आपको नज़र आएगा कितना है बच्चों, 23%, ठीक है, 23% है। और डिज़ायर्ड कितना है हमारा 33%, उससे भी नीचे बैठे हैं अभी हम। ये जो डेटा हमें दिया है ना, ये दिया बेटा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अंदर ही हमें डेटा प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। अब फॉरेस्ट हमें, मैंने आपको आगे भी बताया, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको पता होगा ना कि कुछ ऐसे भी अभी ट्राइबल्स हैं जो फॉरेस्ट के अंदर ही रह के अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, ठीक है। तो अगर हम फॉरेस्ट ख़त्म कर देंगे तो उनका लाइवलीहुड कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, राइट। और ये वाला जो बेटा पैराग्राफ है, इसको मैं आपके साथ अभी सारा डिस्कस कर चुकी हूँ, अबाउट द वेस्ट लैंड, अबाउट द बैरल लैंड, अबाउट द लैंड विच इज़ पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लैंड जो है ना वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, डीग्रेड हो रहा है। डीग्रेड होगा तो उसका असर किस पे पड़ेगा, सोसाइटी पे भी पड़ेगा और हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो विच इज़ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड हमारा कैसे धीरे धीरे डिटीरियोरेट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है लैंड डिग्रेडेशन। अब बेटा लैंड डिग्रेडेशन में हमने सब चीज़ें देख ली कि हमारा लैंड कितना खाली पड़ा, कितना बैरन, कितना वेस्ट, और उसके ऊपर हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उससे लैंड को और ज़्यादा डिग्रेड करें, मतलब हमने रफ्तार बढ़ा दी, हमने एग्रेवेट कर दिया, ठीक है, स्पीड बढ़ा दी कि भैया अब हम भी आ गए हैं बीच में, हमारी भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीब्यूशन है जिससे लैंड डिग्रेड हो रहा है। क्योंकि देखो लैंड हमारी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, भले वो फूड हो, शेल्टर हो, क्लोथिंग हो, सब हमें लैंड से मिलता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगर हमारी ऐसी हो जाएंगी जो कि उन सारे प्रोविजंस को धीरे धीरे करके कम कर देगी, तो क्या होगा ना बेटा, लैंड आपका अल्टीमेटली डिटीरियोरेशन की तरफ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे लैंड को ख़राब कर रही हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन। ये तो अभी हम सबको पता है ना कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन की राह पर चल पड़े हैं लेकिन फिर भी समझ में आ गई है कि इसको कितना ज़्यादा हम लोग प्रिजर्व करना चाहिए, हमें कितना कंजर्व करना चाहिए अपना फॉरेस्ट, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग कितनी हो रही है, कितने ज़्यादा जानवर बढ़ रहे हैं, उतनी लैंड को ओवर ग्रेज की तरफ वो छोड़ देते हैं अपने जानवर। माइनिंग एक्टिविटीज़ कितनी हो रही है ना, इतने सारे मिनरल्स की खान है धरती के नीचे, तो उसके लिए माइनिंग की जाती है, क्वेरिंग की जाती है, पत्थर तोड़े जाते हैं पहाड़ों से, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़, ठीक है। ओवर इरीगेशन एक एक्टिविटी और है आपकी यहाँ पे, ओवर इरीगेशन ओवर इरीगेशन कौन सी स्टेट्स में होती है जहाँ पे खेती बहुत होएगी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, वहाँ पे ओवर इरीगेशन से लैंड जो आपका ख़राब हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज में बताएं कि भैया लैंड जो है ना बेचारा हमारा थक गया, बीमार हो गया, ठीक है। ओवर टाइम अगर आप खुद ही देखो ना, अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर लेते हो तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं देती जितनी वो दे सकती थी,
ठीक है ना। अब आपको अब ये देखो, अगर आप बच्चे हो, आपको मैं बोलूँ कि बेटा आज तो तुमने ना दिन भर कितना पढ़ना है, कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ना है, तो बोलोगे मैम क्या बात कर रहे हो, हम तो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकते। मतलब मैं आपको अगर ओवर प्रेशराइज़ करती हूँ या मैं आपको एक्सेसिवली बोलती हूँ कि भैया आज आपको तो इतने घंटे बैठना ही है, इतना तो पढ़ना ही है, तो आप क्या करोगे ना, आपकी प्रोडक्टिविटी जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा कम निकलेगी। इतने घंटे बैठ के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब हमने अगर किसी चीज़ को ओवर यूज़ कर लिया ना, तो वो हमें ज़्यादा यूज़फुल रिजल्ट्स नहीं देगी, ठीक है। अब माइनिंग में क्या होता है ना बेटा, लोग एक्सकवेट करते हैं, इतने सारे मिनरल्स हैं, उनको डिग करने के लिए बड़े बड़े बोर्ड्स, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बड़े बड़े बोर्स डिग किए जाते हैं, ठीक है। अब माइनिंग साइट्स है ना, आपने क्या किया, बेचारी धरती को जख्म दे दिए ना, इतने बड़े बड़े वूंड दे दिए, इतनी बड़ी उसके अंदर खड्डे खोद दिए, अब उसको स्कार दे दिया, अब उसको भरने में भी तो टाइम लगेगा ना। इतने में क्या होगा, लैंड आपका धीरे धीरे इरोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो माइनिंग साइट्स को लोग क्या करते हैं, माइनिंग करिए, बंटन करके चल दिया आगे कि भैया अपने आप देखी जाएगी, बाद में क्या होगा, हमारा तो काम हो गया। लेकिन ये नहीं सोचा कि लैंड हमारा कितना ज़्यादा ख़राब होने की कंडीशन में हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे अब झारखंड में भी माइनिंग होती है, ठीक है ना। आपके जो स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे आयरन ओर्स पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद आपकी ये जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होती है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन होगा, अगेन आपका लैंड डिग्रेड कर रहा है, माइनिंग भी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है। माइनिंग करने के लिए जंगल तो काटोगे ना आप, ठीक है ना। तो डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग जो है वो दोनों एक साथ चलती हैं, ठीक है। तो लैंड को आपको डबल प्रेशर आपने लैंड पे डाल दिया, एक तो जंगल भी काट दिया, ऊपर से आपने खड्डे खोद खोद के इतना डीप बोर कर दिया कि भैया लैंड को तो आपने ऐसा वुंडेड छोड़ दिया ना कि बेचारे की हालत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, ठीक है। अच्छा, अब लैंड तो नहीं ना बोलेगा भैया आके मेरे को रिपेयर करो, मेरी ध्यान रखो, मेरा ख्याल रखो। ये तो हमें हमारा एक एफर्ट है, हमारा एक अपनी ज़रूरत है कि हम अपनी अगर लैंड को, अपनी नेचर को प्रिजर्व नहीं करेंगे, आने वाले टाइम में फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो लैंड जो एज अ रिसोर्स है वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग बहुत होती है, जानवर खूब ऐसे छोड़े होते हैं लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तो वो लैंड डिग्रेड हो रहा है आपका वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, मैंने आपको बताया ना, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे ओवर इरीगेशन से लैंड आपका डिग्रेड हो रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि इतना पानी छोड़ देते हैं खेतों में, वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग से क्या होता है, जो सॉइल है उसकी सेलिनिटी बढ़ जाती है, यानी कि उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, उसकी एल्कलिनिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो उससे सॉइल का कॉम्पोजिशन खराब हो जाता है। अच्छा, मिनरल प्रोसेसिंग है, ठीक है। आपने ग्राइंडिंग करी लाइमस्टोन की, अब लाइमस्टोन आपको सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चाहिए, ठीक है। सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए आपको कैल्साइट चाहिए, सोपस्टोन चाहिए। अब इन सब की ग्राइंडिंग हो रही है इन पत्थरों की, ठीक है। मिनरल प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, अब क्योंकि लाइमस्टोन के अंदर क्या रहता है ना बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट रहता है आपका, इसके अंदर तरह तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब आपने जब ग्राइंडिंग करी तो क्या होता है ना बेटा, जब आप पत्थर को ग्राइंड करते हो तो उससे डस्ट निकलती है। अब वो डस्ट क्या कहाँ जाएगी, वो धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर सेटल हो जाएगी। जब मिट्टी पे सेटल होएगी तो मिट्टी का जो पर्कोलेशन रेट है, यानी कि जो इनफिल्ट्रेशन रेट है, वो धीरे धीरे करके ड्रॉप डाउन करना शुरू हो जाएगा, यानी कि पानी ज़मीन के अंदर रिसना बंद हो जाएगा। और पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो बेटा जो ग्राउंड वाटर लेवल है हमारा, वो धीरे धीरे करके ड्रॉप कर जाएगा। अभी आपको पता है ना, पंजाब में ओवर इरिगेशन की वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल कम से कम 50 फुट तक का था, आज वो 450-500 फुट तक पहुंचा हुआ है। कैन यू इमेजिन, इतनी ज़्यादा हमने अपनी ओवर इरिगेशन कर करके अपनी लैंड की ये कंडीशन कर दी है, ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंट ईयर्स में क्या है, इंडस्ट्रीज़ आपने देखा ना कितनी ज़्यादा ग्रो कर गई हैं हमारी कंट्री के अंदर। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है ना, जो अपना एफ्लुएंट, जो उनका वेस्ट मटेरियल निकलता है ना, वो बहुत टॉक्सिक होता है, तो वो बिना सोचे समझे लैंड एंड वाटर बॉडीज़ में क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेकिन उनको क्या करना चाहिए, अगर इस प्रॉब्लम को कंजर्व करना है तो उनको सबसे पहले इसको ट्रीट करना पड़ेगा, वरना लैंड पोल्यूशन भी हो जाएगी एंड वाटर पोल्यूशन भी उसका एक बहुत ही नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा, ठीक है बेटा। अब हमने प्रॉब्लम्स पढ़ ली लैंड कंजर्वेशन, लैंड डिग्रेडेशन की। तो अब जो प्रॉब्लम है ना, सोल्यूशन भी प्रॉब्लम के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि हमने डिफॉरेस्टेशन की बात करी, तो आप क्या करो, आप एफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपने बोला भैया इस लैंड पे ओवर ग्रेजिंग बहुत हो रही है, बहुत जानवर यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं, वो सारा घास चरते हैं, मिट्टी हमारी एक्सपोज हो जाती है और सॉइल इरोजन हो जाती है। तो भैया प्रॉपरली मैनेज करो आप ग्रेजिंग लैंड को, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने देखा ना कि जो डेजर्ट एरिया, एरिड एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है ना कि आप बहुत सारे, मतलब अगर वहाँ पे देखो, अगर हवा चली, ठीक है, स्टॉर्मी वेदर आया अगर, तो वो तो सारी की सारी मिट्टी उड़ा के ले जाएगा आपकी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करो, शेल्टर बेल्ट्स प्लांट करो, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स के बारे में आप पढ़ चुके हो ना 8th और 9th के अंदर, ठीक है। शेल्टर बेल्ट क्या होती है कि एक रो में आप प्लांटेशंस ग्रो करो, पेड़ उगा दो एक रो में, थॉर्नी बुशेस लगा दो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, जो मिट्टी आएगी ना, तो वो बॉडीगार्ड की तरह डट के खड़े रहेंगे। और सॉरी, मिट्टी आएगी नहीं, सॉरी
मतलब जो हवा चलेगी, ठीक है, उससे क्या होगा ना, ये जो पेड़ है ना ये बॉडी गार्ड की तरह हैं, डट के खड़े रहेंगे और वो हवा क्या करेगी आपके उस एरिया में से उस मिट्टी को इरोड करके नहीं लेके जाएगी। तो आपने कंजर्वेशन कर ली ना, अपने लैंड को चेक कर लिया कि भैया डिग्रेड होने से मैं कैसे बचा सकता हूँ, ठीक है। फिर जैसे माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करो, कंट्रोल्ड तरीके से करो, ठीक है। फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं बेटा उनके एफ्लुएंट्स को ट्रीट करो, डिस्चार्ज करने से पहले किसी भी वाटर बॉडी या किसी भी लैंड एरिया में उसको ट्रीट करो ताकि कम से कम नुकसान आपके लैंड एंड वाटर को पहुँचे, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो बेटा आपने अभी यहाँ पे स्टडी किए ये सारे आपके कंजर्वेशन मेजर्स हैं। तो ये भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये पेपर में अक्सर आता है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना। इन बिटवीन द लाइंस मैंने आपको सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको यहाँ तक का ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द लास्ट टॉपिक, सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ स्टडी विद एकता एंड बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन।